आज भारत को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो गए हैं। आज के दौर में वर्तमान देशवासियों के लिए ये कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल है कि 1947 का भारत कैसा रहा होगा। 1947 का भारत एक तरफ कई सौ सालों से लूटा गया था और दूसरी तरफ बंटवारे की मार सह रहा था। तो चलिए आज हम सच से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि 1947 में भारत की दशा क्या थी और आज के वर्तमान समय से उसकी तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन 75 सालों में देश में काफी कुछ बदल चुका है। आजादी के वक्त हम केवल 34 करोड़ थे और आज हमारी आबादी 140 करोड़ को छूने जा रही है। तो बड़ा जरूरी हो जाता है इस बात का विश्लेषण करना कि आजादी से लेकर वर्तमान समय तक क्या चीजें बदली हैं, उन क्या बिंदुओं पर हम लोग आज बात करेंगे। तो मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे जिन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसमें पहला बिंदु होगा हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर रेशियो, चाइल्ड बर्थ, प्राइस ऑफ गोल्ड, expectation of age, educational system, role of agriculture in GDP, road and transport as well as railway। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रोथ इन पॉपुलेशन। जब हम आजाद हुए थे तब देश की आबादी केवल 34 करोड़ के आसपास थी। 1951 में देश की पहली जनगणना हुई। उस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ मापी गई, या उससे थोड़ा ही ज्यादा रहा होगा, उसके आसपास। आधार बनाने वाली एक संस्था ने UIDIA ने दिसंबर 2020 तक देश की आबादी 137 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान लगाया है। तो आजादी से लेकर अब तक हम लगभग 4 टाइम्स से ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। हमारा पॉपुलेशन 4 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। आइए बात करते हैं ग्रोथ इन इनकम की। इन 75 सालों में आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है। 1950-51 में यानी कि 1950-51 तक देश में एक आदमी की सालाना कमाई केवल 274 रुपए थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो यह रकम बहुत ही कम है। आज 274 रुपए में आपका महीने भर का मोबाइल का डेटा भी नहीं आएगा। डेटा के लिए भी हमको इससे ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन उस वक्त एक आदमी की साल भर की कमाई इतनी ही थी। आजादी के बाद से अब तक देश में प्रति व्यक्ति सालाना कमाई सैकड़ों गुना बढ़ चुकी है। 2020-21 में प्रति व्यक्ति औसत आय 1.25 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। ये आंकड़ा और भी ज्यादा होता अगर कोविड जैसी समस्या पूरे विश्व में नहीं आई होती। तो हमारे भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है सालाना, वो कहीं 1.25 लाख से भी ज्यादा ऊपर होता। हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेटस की। आजादी के वक्त देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, जो उस वक्त की आबादी का 80% होता है। हमारे देश में 1956 के बाद से गरीबी की संख्या का हिसाब किताब रखा जाने लगा। BS मिन्हास आयोग ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें अनुमान लगाया था कि 1956-57 में यानी कि 1956-57 में देश में 21.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। गरीबी रेखा के सबसे ताजे आंकड़े जो हमारे हैं 2011-12 के जो सेंसस से आए हैं, इन आंकड़ों के मुताबिक देश में 26.9 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। यानी उस समय तक देश के 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। गरीब कौन है, किसे गरीब कहते हैं, इसकी परिभाषा भी हमारी गवर्नमेंट ने तय कर रखा है। इसके मुताबिक अगर शहर में रहने वाले किसी एक व्यक्ति की हर महीने की कमाई अगर 1000 रुपए से ज्यादा है तो उसे हम गरीबी रेखा के नीचे नहीं मानते हैं। इसी तरह से गांव में रहने वाले व्यक्ति की अगर हर महीने की कमाई 816 रुपए से ज्यादा होती है तो वो भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। आजादी के वक्त देश में कितनी बेरोजगारी थी, इसको लेकर कोई सरकारी आंकड़ा तो अब तक नहीं प्राप्त हुआ है।
बेरोजगारी को लेकर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO ने 1972-73 में पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के मुताबिक उस वक्त देश में बेरोजगारी की दर 8.35% थी। सरकार की ओर से बेरोजगारी को दर को लेकर आखिरी आंकड़ा 2018-19 का है। 2018-19 में हुए सर्वे के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 5.8% थी। हालांकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMEI के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2021 में देश में बेरोजगारी दर 6.95% रही है। GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश की आर्थिक सेहत कैसी है इसको जानने का जो पैमाना है वो GDP ही होता है। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए थे तब दुनिया की GDP में भारत की हिस्सेदारी लगभग 22% थी, लेकिन वो जब छोड़कर गए तो हिस्सेदारी बहुत ही ज्यादा घट गिर गई और ये घटकर 3% पे पहुंच गई। आजादी के बाद से अब तक हमारी GDP 50 गुना बढ़ी है। 1950-51 जब पहला सेंसस हुआ था में हमारी GDP 2.93 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 में 134 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्वास्थ्य को लेकर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है और किस तरह से वो बढ़े हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोरोना ने बता दिया कि किसी भी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। आजादी से अब तक हमारे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी बढ़ोतरी आई है। आजादी के समय देश में 30 मेडिकल कॉलेज ही थे, लेकिन अब 541 यानी 541 कॉलेज हैं। इतना ही नहीं, आजादी के समय देश भर में 2014 सरकारी अस्पताल थे और अब इनकी संख्या 23,500 से भी ज्यादा है। डॉक्टरों की संख्या भी 12 लाख से ज्यादा बढ़ी है। हालांकि अभी भी आबादी के लिहाज से हमारे भारत में डॉक्टर कम हैं। इस वक्त देश में 1313 आबादी पर यानी कि 1313 पीपल पे एक डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक हर 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेथ, जेंडर रेशियो और एज एक्सपेक्टेशन की। आजादी के बाद से अब तक बाल मृत्यु दर और औसत आयु में हालत सुधरे हैं, लेकिन जेंडर रेशियो में हम पहले से ज्यादा पिछड़ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो 1951 में हर 1000 बच्चों पर मृत्यु का दर जहां 146 था, वो 2018 में घटकर 32 हो गया, 32 ओनली। वहीं अगर बात करते हैं औसत आयु की, तो आजादी के वक्त देश की औसत आयु, देश के नागरिकों की औसत आयु 34 साल थी, यानी उस वक्त एक व्यक्ति औसतन 34 साल जी पाता था। हालांकि अब औसत आयु बढ़कर 69 ईयर्स हो चुकी है। जेंडर रेशियो की अगर हम बात करें तो हमारी हालत सुधरने की जगह खराब हो रही है। जहां 1951 में 946 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे और आज ये आंकड़ा घटकर 934 पे पहुंच गया है। तो हर 934 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। अगर हम सोने के दाम के बारे में बात करते हैं, एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण था कि भारतवर्ष में हर एक घर में सोना हुआ करता था। आज भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा सोना भारतीय घरों में ही है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन जब हम आजाद हुए थे तब 10 ग्राम सोने की कीमत मात्र 90 रुपए थी। यानी अगर आज के हिसाब से हम तुलना करें तो आजादी के वक्त हम जितने में 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, आज उतने में 1 किलो मूंगफली भी नहीं आ सकती। अगर हम शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, एजुकेशनल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 1948 तक देश में 1.4 लाख के आसपास प्राइमरी और 12,693 मिडिल और हाई स्कूल थे, लेकिन आज देश में 15 लाख से ज्यादा स्कूल हैं। इसी तरह उस वक्त महज 414 कॉलेज ही देश में हुआ करते थे और आज इनकी संख्या 42,000 से ऊपर चली गई है। उस वक्त का बजट भी मात्र 74 करोड़ रुपए में हुआ था और 2020-21 में केंद्र सरकार ने केवल शिक्षा मंत्रालय को 93,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। अगर हम क्राइम के बारे में बात करें तो आजादी के समय क्राइम का स्तर बहुत ही कम था। हमारा क्राइम का ग्रोथ भी हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ की तरह ही बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1953 से अपराधों का लेखा जोखा जारी हुआ था। 1953 में NCRB की पहली रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक
1952 में देश में 6.25 लाख आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। उस वक्त 10,000 से ज्यादा मामले तो मर्डर के ही थे। एनसीआरबी की आखिरी रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों पर आई है। उसकी माने तो 2019 में देश में लगभग 51.56 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे, जिनमें 28,000 से ज्यादा मर्डर केस शामिल हैं। बलात्कार के मामलों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। 1971 में एनसीआरबी बलात्कार के मामलों का डेटा रख रहा था। 1971 में देश में 2487 केस बलात्कार के दर्ज किए गए थे, जबकि 2019 में 32,000 से भी ज्यादा बलात्कार के केस दर्ज किए जा चुके हैं। भारतीय कृषि, जिस पर हम पूर्ण रूप से प्राचीन काल से डिपेंडेंट थे, अगर जीडीपी में भारतीय कृषि का रोल देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। आजादी के वक्त देश की ज्यादातर आबादी केवल खेती पर निर्भर करती थी। अनुमान है कि उस वक्त 80% से ज्यादा आबादी की आजीविका खेती ही थी। इतना ही नहीं, उस समय की जीडीपी में कृषि का योगदान भी करीब आधा हुआ करता था। योजना आयोग के मुताबिक 1954-55 में देश की जीडीपी में कृषि का जो योगदान था वो 46% के आसपास था, जो 2020-21 में घटकर 20% पर आ चुका है। हालांकि इस दौरान कृषि उत्पादन में जमकर बढ़ोतरी हुई है, खेती से जुड़े कामगारों की संख्या बढ़ी है, लेकिन कुछ अन्य स्रोत हमारी जीडीपी में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं। इसका मतलब है कि हम विकास की तरफ अग्रसर हैं और हम इंडस्ट्रीज हमारे यहां आ रही हैं और लग रही हैं। अगर हम सड़क और परिवहन के बारे में बात करें तो सड़क परिवहन मंत्रालय गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डेटा रखता है और 1951 से ही यह डेटा रखा जा रहा है। उस वक्त देश में सिर्फ 3 लाख के आसपास गाड़ियां थी जो रजिस्टर्ड थी, लेकिन मार्च 2020 तक देश में गाड़ियों की संख्या करीब 30 करोड़ हो चुकी है। 137 करोड़ की आबादी, 30 करोड़ गाड़ियां। इसी तरह से 1951 के वक्त देश में 3.99 लाख किमी की ही सड़क थी, किलोमीटर की ही सड़क थी। लेकिन अब देश के सड़कों का जाल इतना फैल चुका है कि इसकी जो माप है वो 62.16 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। सबसे अंत में हम लोग रेलवे सिस्टम के बारे में बात करेंगे। 16 अप्रैल 1853 को हमारे देश में पहली ट्रेन चली थी। पहली ट्रेन ने मुंबई से थाने के बीच में 33.6 किलोमीटर का सफर तय किया था। उसके बाद रेलवे की पटरियां बिछती गईं और रेलवे लाइफ लाइन बन गई लोगों के लिए। साधन इतना आसान हो गया, ट्रांसपोर्ट इतना आसान हो गया। रेलवे लाइफलाइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज भी करोड़ों यात्री रोज अपनी मंजिल तक उसी मुंबई से थाने वाली ट्रेन से आज भी जाते हैं। 1950-51 में ट्रेन से लगभग 128 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते थे पूरे साल में। उस समय तो 128 करोड़ की आबादी नहीं थी, पूरे साल में लगभग इतने टिकट कटते थे। लेकिन अब इनकी संख्या 800 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुकी है। यात्रियों के बढ़ने से संख्या का असर रेलवे की कमाई पर दिखा है। 1950 में रेलवे के यात्रियों को जहां 98 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था, वहीं 2019 और 20 में ये 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। तो ये कंपैरिजन है 1947 से लेकर वर्तमान समय तक का। तो कैसा लगा हमारा इंफॉर्मेशन, अपने कमेंट जरूर करिएगा और क्या अगला विषय लेकर आए हम विश्लेषण के लिए उसके बारे में भी लिखिए।